हेलो एवरीवन। हम जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। और जब 6 क्वेश्चन डिस्कस करने लगे तो उसमें क्या हुआ कि वीडियो किसी भी वजह से क्या हो गई, बंद हो गई। तो उस वजह से हो नहीं पाया। तो जो भी क्वेश्चन है 6, 7 वो इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखना, ठीक है, कंप्लीट देखना, फिर ही समझ आएंगे। ऐसे नहीं कि बीच में से देख लिया फिर छोड़ दिया, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से देखना। तो इसमें क्या चल रहा था कि हमारे पास जो 6 क्वेश्चन था वो क्या है कि इसमें बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होंगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो कितनी होंगी, इतनी होंगी n इंटू एन प्लस 1/2। और नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज n इंटू एन माइनस 1/2 होंगी। या नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द n इंटू एन प्लस 1/2। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज n, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे ना एक मतलब इजीली सा बताती हूँ क्या है कि ट्रिवियल एंट्रीज का मतलब ये है कि जो ट्रिवियल एंट्रीज हैं वो किसी न किसी पे डिपेंड होती हैं, ठीक है, डिपेंड होती हैं। और नॉन ट्रिवियल एंट्रीज का मतलब है कि वो किसी चीज़ पे जो है डिपेंड नहीं करती, यानी कि इनडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ है। अब जैसे इसको समझते हैं कैसे, जैसे कि हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये वाली, ठीक है। यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ जो ऊपर सारी एंट्रीज होती हैं, ठीक है, ये वाली, और नीचे वाली हमें पता है कि अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये वाली, तो ये वाली जो एंट्रीज होंगी सारी नीचे वाली क्या होंगी, जीरो होंगी ना। तो ये एक ट्रिवियल एंट्रीज होगी, इसकी क्या बन के यहाँ से ट्रिवियल की कंडीशन है कि अपर ट्रायंगुलर में ये नीचे वाली सारी जीरो होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ऊपर जो एंट्रीज होंगी ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, वो जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। तो कोई कंडीशन नहीं है ना, तो इंडिपेंडेंट है, कोई भी चॉइस ले सकते हैं। तो इसमें यही पूछा गया। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो नॉन ट्रिवियल कितनी हो सकती हैं, ठीक है। तो पॉसिबल पूछ लिया कितनी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अब ये समझ आ गया होगा कि ट्रिवियल एंट्रीज क्या होती है, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक है। और ये क्या है, हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मान लो कि यहाँ पे A11 है, A12 है, उसके बाद A1n, और यहाँ पे A21, A22, ठीक है, A2n। नेक्स्ट लास्ट एंट्री आ जाएगी AN1, AN2, उसके बाद ANN। ये लास्ट एंट्री है और ये लास्ट रो की है, ठीक है। तो ये एंट्रीज है यहाँ पे। अब ये अगर हम कहते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें पता है ये इसका क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये बताया हुआ क्या होता है, जो मेन डायगोनल भी बोल देते हैं जिसको। अब ये जो एंट्रीज होंगी नीचे वाली सारी की सारी जो एंट्रीज होंगी, ये तो फिक्स है कि ये जीरो होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए, फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके लिए नीचे वाली जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद रहा कि ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं ये वाली जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती हैं। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, इंडिपेंडेंट चॉइस है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो कितनी एंट्रीज आएंगी इस डायगोनल पे, टोटल कितनी आएंगी, फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाली n। तो इसके लिए कितनी चॉइस होगी, इस डायगोनल के लिए n चॉइस होगी, ठीक है। इस मेन डायगोनल के लिए क्या होगी, n चॉइस होगी। जो मेन डायगोनल के ऊपर वाला डायगोनल होता है उसको बोलते हैं सुपर डायगोनल। तो उसके लिए कितनी चॉइस हो जाएंगी, एक एंट्री कम हो जाएगी, यानी n-1 चॉइस हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे इससे सुपर डायगोनल से ऊपर जो डायगोनल होगा उसके अंदर कितनी चॉइस होंगी, n-2। ऐसे चलते जाएंगे। तो इस लास्ट वाली एंट्री के लिए कितनी चॉइस होंगी, 1 चॉइस होंगी। तो अब इन जो एंट्रीज का है हम सम कर लेते हैं, कितनी आई हैं, n, ठीक है। यहाँ पे देखो दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं n, ठीक है, n-1 है, उसके बाद n-2 है। नेक्स्ट चलते जाएंगे, ऐसे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब जो भी इन मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए यहाँ जो भी एंट्री आएंगी उसके लिए क्या चॉइसेस हैं, तो इनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सोन n-1, और ये n आ जाएगा। अब ये पता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n इंटू n + 1/2।
तो इस टाइप से कितनी अपर ट्रायंगुलर मतलब जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होंगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कितनी बन सकती हैं, तो n इंटू एन प्लस 1/2 बन सकती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ऐसे ही बताओ कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी उसके लिए भी कितनी बनेगी। लोअर ट्रायंगुलर में भी तो सेम ही होता है, बस ये वाली एंट्रीज ऊपर वाली सारी क्या बन जाती हैं, 0 बन जाती है, और नीचे वाली क्या लेनी होती है, नॉन जीरो। तो इसके लिए भी कितनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हो जाएंगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ आया। उसके बाद आती है स्ट्रिक्ट। अब इसका भी बता ही देती हूँ, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी आएंगी। तो इसमें देखो स्ट्रिक्ट वाले में क्या होता है कि अब जैसे ये n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये कैसी है हमारी, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये हमारी। तो यहाँ 0 होगा, मेन डायगोनल पे जो भी एंट्रीज होंगी सारी 0 होंगी, और नीचे वाली भी हमारे पास सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सारी 0। जो यहाँ पे एंट्रीज आएंगी, ये मान लो A12, यहाँ पे A1n, और यहाँ पे जो भी आएगी n-1 कोलन, और यहाँ पे n जो भी एंट्री आएगी, तो ये जो एंट्री है ये सारी क्या इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, 0 नॉन जीरो। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा कि जो एंट्रीज बनेंगी कितनी बनेंगी, इसके लिए कितनी चॉइस है, यहाँ पे n-1 चॉइस है, इसके लिए कितने हैं यहाँ पे, जो ये सुपर डायगोनल यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए कितनी चॉइस है, n-1। सुपर डायगोनल से ऊपर वाला जो डायगोनल है उसके लिए n-2। ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ पे जो लास्ट एंट्री बचेगी इसके लिए कितनी चॉइस होगी, 1। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हुई एंट्रीज की, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे n-1। ठीक है, तो इनका जो सम होता है जब हम निकालते हैं तो कितना आएगा, n इंटू एन माइनस 1/2। तो कितनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। तो उस केस में क्या आएंगी, यही नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आएंगी, n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, तो इसका इस टाइप से ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। ठीक है, ये वाली जो चीज़ आएगी ना नॉन ट्रिवियल एंट्री वाली चीज़, ये डायमेंशंस जब करेंगे ना, वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है, मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और वो किसकी हेल्प से बना है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हेल्प से बना है। तो बताओ कि इसके अंदर बताओ कि इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशंस क्या होगी। तो यहाँ से डायरेक्टली बोल देंगे कि n इंटू एन माइनस 1/2 होएगी। ठीक है, तो इस टाइप से करना है ये। उसके बाद चलते हैं इसका 7th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 7th में बोला है कि मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाली, और ये क्या है कि इज़ नॉट इन्वर्टिबल इफ़ लैम्डा की वैल्यू क्या लें, कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉट इन्वर्टिबल होनी चाहिए। मतलब नॉट इन्वर्टिबल है, मान लो इस मैट्रिक्स का नेम है ए, ठीक है, अगर नॉट इन्वर्टिबल है तो इट मीन्स क्या होगा कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट आपको क्या लेना है, 0 के इक्वल लेना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, इसको फर्स्ट रो के अलोंग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो कितना आएगा, लैम्डा, और यहाँ पे 0 -1 माइनस माइनस प्लस, उसके बाद -6 +1 +4, उसके बाद -3, और ये डिटर्मिनेंट है, इसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे। यहाँ से माइनस लैम्डा -5 -12, यहाँ पे 0 माइनस लैम्डा -17 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 17, और लैम्डा बन जाएगा हमारा -17। तो जब हम लैम्डा को -17 लेंगे तब इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नॉट इन्वर्टिबल। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इसमें से बताओ कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो खुद का इन्वर्स होएगी, इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ होएगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर के हैं, चारों भी मैट्रिक्स जो भी ऑप्शन में दिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट देखें कि नॉन जीरो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, फिर बात करेंगे कि वो किसके इक्वल आ रहा है इन्वर्स। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स देखो, ये तो हमारी है ही क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये इसका जो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही,
ठीक है, ये बोल देंगे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ये भी देख लेंगे कि इसका इन्वर्स आता किसके इक्वल है, ठीक है। जब हम इसका इन्वर्स देखेंगे तो ये आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद के इक्वल ही आता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा वैसे ही देखते ही फर्स्ट टाइम में। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स पे चलते हैं, ठीक है। इसमें देखो कि सारी जो एंट्रीज हैं वो क्या सेम है, तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि यहाँ पे सारी एंट्रीज सेम है, तो इस वजह से इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो इसका तो इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ये गया। उसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसमें देखो एक कॉलम जो है वो 0 दे दिया, तो ये डायरेक्टली बोल देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा, तो इस वजह से इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में देखो, यहाँ पे क्या दे दिया, 1 1 दे दिया, एक कॉलम सेम दे दिया, ठीक है, तो इस वजह से इसका भी इन्वर्स है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से मतलब कि रॉन्ग हो जाएंगे डिटर्मिनेंट की, तो ये ऑप्शन बच जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है कि ए और बी जो हैं दो मैट्रिक्स हैं, दोनों किस टाइप की मैट्रिक्स हैं, इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स पता होना चाहिए पहले कौन सी होती है। उसके बाद पूछे कि बताओ कि ए प्लस बी मतलब कि इन दोनों का जो सम होगा वो इडिम्पोर्टेंट कब होगा, किस कंडीशन पे होगा। हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, दोनों की दोनों इडिम्पोर्टेंट है, तो उनका सब सम जो होता है कब इडिम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो उसको कंडीशन को वैसे तो आपको डायरेक्टली याद भी होगी, लेकिन फिर भी अगर याद ना हो तो कैसे करेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास इडिम्पोर्टेंट है, तो ए स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ए बी इम्पोर्टेंट है तो उसका स्क्वायर कर दो तो वो क्या आ जाता है, खुद मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी बताओ इम्पोर्टेंट कब होगी, कौन सी कंडीशन पे होगी, तो ये कंडीशंस बतानी है यहाँ पे। तो इसको इम्पोर्टेंट बताना है, तो इसका जो है वो स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ से। तो इसको जब ओपन करेंगे स्क्वायर को क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओपन मतलब ऐसे मत कर देना कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, वैसे नहीं करना यहाँ पे, ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करना है प्रॉपरली। इस वजह से क्या बनेगा हमारा, जो बनेगा यहाँ से बी ए प्लस में ए बी, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए है, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी है, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला बी ए प्लस में ए बी, ये आ गया। अब अगर इसने बोला है कि ए प्लस बी क्या होना चाहिए, इम्पोर्टेंट होना चाहिए, मतलब ए प्लस बी का जो स्क्वायर होना चाहिए वो इसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए ना, यहाँ पे इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने स्क्वायर किया है तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से इतना बन रहा है, ये भी आ रहा है और एक्स्ट्रा ये भी आ रहा है। अब ये वाली चीज़ 0 होगी तब भी इम्पोर्टेंट होगी ना ये मैट्रिक्स सम वाली, तो इसको मतलब इन दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन में बोला नॉन जीरो, यहाँ भी नॉन जीरो, तो ये ऑप्शन गया यहाँ से। यहाँ पे बी ए नॉन जीरो बोल रहा है, ये भी गया। यहाँ पे ए बी नॉन जीरो बोल रहा है तो ये भी गया। तो इस ऑप्शन में दोनों नॉन जीरो, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से करना है कि सम जो होता है मैट्रिक्स का कब इम्पोर्टेंट होता है, इस कंडीशन पे होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन जो है इसका एक रिजल्ट मैंने एक क्लास में बताया था, जो भी लास्ट क्लास हुई थी डिटर्मिनेंट वाली, उसमें बताया था, उसके ऊपर है ये बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या रिजल्ट था, इसमें मैंने बताया था कि एक बार रिजल्ट रिकॉल करवा देती हूँ। यहाँ पे क्या था कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे ए है, इस डायगोनल पे ए एंट्री है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी भी हैं एंट्रीज हैं, और ये इसका जो ऑर्डर है मान लो एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसके दो हैं, मतलब मान लो कि दो केस बनते हैं इसके। अगर पूछ ले इस ए मैट्रिक्स का क्या निकालना है आपने, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एन क्या हो, एन इज इवन हो तब क्या केस बनता है, और एन जो हो हमारा एन इज ओड हो तो क्या केस बनता है, ठीक है। इवन के केस में क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी पावर में एन बाय 2 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ओड के केस में क्या करना है, यहाँ पे ए प्लस बी कर देना है, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इसकी पावर में एन माइनस में 1 बाय में 2 कर देना है। यहाँ पे ध्यान रखें एन माइनस में 1 बाय में 2 है, और यहाँ पे सिर्फ एन बाय 2 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके पास ऐसे
इसकी जगह कोई लैम्डा टाइप भी दे सकता है, लैम्डा टाइप नेम दे सकता है इस वैल्यू की जगह, लैम्डा टाइप। ठीक है, ये लैम्डा क्या है मैं अब बताती हूँ यहाँ पे कैसे है। ठीक है, अब जैसे इवन वाला केस तो समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने ये वाली मैट्रिक्स ले ली, 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली मैंने, यहाँ पे 1 1 और यहाँ 1 रखा, और ये एंट्री 0, ये एंट्री 0, यहाँ पे 2 0, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 2, ये 0, ये 0, यहाँ पे 2 0 0 0। ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसमें तो डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये डायगोनल पे आ रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे बन जाएगा, सिंपली ये वाला लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे ओड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसमें जैसे ये 1 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे बीच में कोई और एंट्री आ रही है, यहाँ पे 3, ठीक, और यहाँ पे देखो 2 2, और ये 2 2 आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, जो ये बीच वाला एलिमेंट होता है ना ओड के केस में, इसको लैम्डा नेम दे देते हैं। ठीक है, तो ये लैम्डा नेम दे देना है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है लैम्डा को। ठीक है, तो आप ना इसी रिजल्ट को याद रखना, ये वाला छोड़ देना। वैसे तो ये भी चल जाता है, लेकिन ये छोड़ देना, a+b वाले में मत जाना। जो भी लैम्डा दिया होगा ना यहाँ पे बीच में, जो भी एंट्री होगी वो यहाँ लिख देना। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास ओड के केस में। अब यहाँ पे देखो इसी रिजल्ट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लैम्डा की जगह कितना ओड है ना, यहाँ पे ऑर्डर देखो 7 है, तो ये वाला आएगा 3 आ जाएगी यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू। उसके बाद a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, उसकी पावर में कितना करेंगे, 7 में से 1 कर दो, बाय में 2 कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3, 1 माइनस में 4, इसकी पावर में 7 माइनस में 1 6, 6 बाय में 2 यानी 3। तो ये कितना बन जाएगा 3 माइनस 3 की पावर में 3, तो ये कितना आएगा 3 इंटू में -27, तो माइनस का 81 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही कि ये जो रिजल्ट बताया ये भी रॉन्ग है, बट ये कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा कंसीडर करके फिर करना ये वाला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। इसमें देखो क्या दिया है, पी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 4 ऑर्डर है यहाँ पे। उसके बाद बताओ कि डिटर्मिनेंट जो है किसका बताना है, इस मैट्रिक्स का, -3p का, और p का जो डिटर्मिनेंट दिया है 10 दिया है यहाँ पे। इसने बोला है कि डिटर्मिनेंट p का तो दिया है 10, आप बताओ -3p का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, ये बताना। तो एक प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ करना है यहाँ पे बस। जैसे कि ए मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n×n है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो किसके इक्वल होता है, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो है k की जगह कितना दिया यहाँ पे -3, तो -3p का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे, -3 की पावर में, p का ऑर्डर कितना है यहाँ पे 4×4 है, तो 4 ऊपर लिख लेंगे और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ p कर देंगे। और ये कितना आएगा यहाँ पे, इवन है यहाँ पे पावर माइनस के ऊपर, तो 81 आ जाएगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 810, तो डी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। इसने यहाँ पे बोला है कि जो ये मैट्रिक्स दी गई है इसका रैंक बताओ क्या आएगा, और ये जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप की मैट्रिक्स है, वो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब इसका जो ट्रांसपोज करेंगे वो -(a) के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये इसका आप अपने रैंक बताना है कितना आएगा। तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे किसके अंदर, एक्लन फॉर्म के अंदर, उसकी हेल्प से इसका हम रैंक फाइंड करेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो 0 1 0 1, हम जैसे क्या करते हैं -1 0 1, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाले मैट्रिक्स 0 -1 0 1 -1 0 -1 और 0। ठीक है, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स 0 1 0 1 -1 0 ये मैट्रिक्स है। अब इसका रैंक बताना है, तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे किसके अंदर, एक्लन फॉर्म के अंदर इसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
फर्स्ट रो में यहाँ एंट्री को नॉन जीरो लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से, जब हमने क्या -1 0 1 0, सेकेंड रो को ऊपर लिख देना फर्स्ट की जगह 0 1 0 1, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं हम 0 -1 0 1 -1 0 -1 0। अब क्या करते हैं, इसको जो है इसको इस एंट्री को 1 बनाते हैं, ठीक है। तो R1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, -1 R1 से, 1 0 -1 0 0 1 0 1, उसके बाद 0 -1 0 1 और -1 0 -1 0। अब मैंने बताया था एक्लन फॉर्म में जो भी एंट्री होगी लीडिंग एंट्री, उसके फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसको भी 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे, R4 रो में ऐड कर देंगे फर्स्ट रो को, R4 + R1 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 0 -1 0 0 1 0 1 0 -1 0 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2, यहाँ 0, ठीक है। ये बन गया। अब उसके बाद ये लीडिंग एंट्री के नीचे 0 हो गया, और सेकंड रो की जो लीडिंग एंट्री होगी ये बन गई। अब इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा देंगे, R3 में चेंज होना चाहिए हमारे पास, R3 + R2 कर देंगे। तो हमारे पास अब क्या बन के आएगी मैट्रिक्स, 1 0 -1 0 0 1 0 1 0 0 -1, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे -2 और यहाँ 0, ये हो गया हमारे पास इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसको भी हम क्या कर देते हैं, 1 बना देते हैं। यहाँ पे जब हम इसको 1 बनाएंगे तो R3 में चेंज करना है, -1 इंटू में R3 करेंगे, तो 1 0 -1 0 0 1 0 1 0 0 1 और -1 और 0 0, यहाँ पे ये भी ऑपरेशन लगा देना, R4 को चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर देना 1/2 R4 में माइनस का, ठीक है। मतलब इस जो लास्ट रो को है -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि जो भी ये इसकी ये लीडिंग एंट्री है फर्स्ट रो की, ये सेकंड रो की, ये थर्ड रो की, थर्ड रो की जो भी लीडिंग एंट्री है उसके नीचे वाली एंट्री 0 होनी चाहिए, तो इसको 0 बनाते हैं। R4 में चेंज करेंगे, R4 - R3, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, 1 0 -1 0 0 1 0 1 0 0 1 -1, फिर यहाँ 0, फिर 1 -1 0, ठीक है। फिर इसको करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारी बन गई यहाँ से रो एक्लन फॉर्म, ठीक है। हर एक लीडिंग एंट्री कितनी है, 1 1 है, और यहाँ पे जो भी एंट्रीज हैं लीडिंग एंट्री के नीचे वो सारी की सारी 0 है, तो एक्लन फॉर्म बन गई। और जब जो एक्लन फॉर्म होती है उसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितनी भी होती हैं उसको बोल देते हैं, उस मैट्रिक्स का क्या है हमारे पास, रैंक है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, यहाँ पे 4 है। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक था, जो हमारी मैट्रिक्स दी गई थी, रैंक ऑफ ए कितना आ गया यहाँ पे, 4 आ जाएगा। इस टाइप से आप करना है ये, ठीक है। थोड़ा लेंथी सा है बन गया ये क्वेश्चन, बट स्पीडली करना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13th क्वेश्चन, कि मैट्रिक्स थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय। ये तो मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया, बस इसका तो आंसर याद रखना कि जो मैट्रिक्स की जो थ्योरी थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, केले हैमिल्टन ने की थी, ठीक है। तो ये हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 14th क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। उसके बाद बताओ कि एडजॉइंट ऑफ ए बी है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो दिया 64, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पूछी है। तो इसका आपको एक रिजल्ट अभी मैंने क्वेश्चन में प्रूफ भी करवाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसकी इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। तो अपने को इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है, 64, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और n कितना है यहाँ पे 3 - 1 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया यहाँ पे 2,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ गया यहाँ पे 2 तो 64। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास +-8। तो ऑप्शन ए आ जाएगा सही। नेक्स्ट है हमारे पास ए जो है 15 क्वेश्चन है। ए जो है 3 ऑर्डर की कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट उसका कैसा है, नॉन जीरो है। देन बताओ एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा यहाँ से। तो ये अभी बताया जो यहाँ पे रिजल्ट बताया ना, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। और यहाँ पे जो n दिया है वो कितना दिया है, 3 दिया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में कितना आएगा, 3-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन में क्या दिया कि हमारे पास ए जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन बताई थी, इसका ट्रांसपोज करो तो -(a) आता है। उसके बाद बोल रहा है कि ए का स्क्वायर जो लिया है ये कौन सी मैट्रिक्स होएगी, नल मैट्रिक्स होएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होएगी, या स्क्यू सिमेट्रिक होएगी, या सिमेट्रिक होएगी। तो यहाँ पे ये अगर मैं यहाँ पे ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मैंने ये ले लिया इन केस 0 0 यहाँ पे 1 और ये -1 ले लिया, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक ले ली ए को। उसके बाद मैंने ए स्क्वायर इसका फाइंड आउट किया, क्या आएगा, 0 1 -1 0 0 1 -1 और 0। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो ये एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ से, -1, ठीक है, और ये बन जाएगी हमारी 0, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा -1। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये बन गई। अब क्या ये हमारे पास ए स्क्यू सिमेट्रिक थी तो उसका स्क्वायर फाइंड आउट किया, क्या ये नल मैट्रिक्स आया, नहीं ना आया, ये भी नहीं आया। उसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स आया, ये भी नहीं आया। यूनिटरी मैट्रिक्स छोड़ो एक बार, ठीक है, एक बार नल मैट्रिक्स की वजह से ये गया यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो इसका मतलब कि स्क्वायर करें तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ये बताओ यहाँ पे। तो अब ध्यान से बताओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो कंडीशन होती है ना, यहाँ पे डायगोनल पे 0 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये भी गया यहाँ से। उसके बाद बोल रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, तो इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इस ऑप्शन को देख लेते हैं, लास्ट वाले को, ए का स्क्वायर फिर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, और ट्रांसपोज और पावर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ए का ट्रांसपोज और पावर ऊपर, और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -1 के, -1 की पावर में कितना आ गया, 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए का स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके आ गया, ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स हमारी ए स्क्वायर कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये गया फिर। उसके बाद चलते हैं हमारे पास 17th क्वेश्चन पे। ए जो मैट्रिक्स दिया है वो हमें 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, तो इसका एडजॉइंट बताना है क्या आएगा। अब एडजॉइंट के लिए तो आपको ट्रिक बताई हुई है, बस वही यूज़ करनी है यहाँ पे कि डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दो बस। डायगोनल यहाँ पे चेंज करेंगे, लैम्डा यहाँ पे, डेल्टा यहाँ पे और अल्फा यहाँ पे, ठीक है। नॉन डायगोनल का साइन -बीटा -गामा, अब देख लो कौन से में आएगा, वो इसमें आ रहा है, ये बन जाएगा। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, उसके बाद बताओ ए की पावर n कितना आएगा। मान लो यहाँ पे अपनी तरफ से ए की वैल्यू मान ली हमने 3 मान ली हमने, वो रख देते हैं। ए अब हमारी बन जाएगी यहाँ से 1 3 0 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए के साथ स्क्वायर निकालते हैं, कितना आएगा, 1 3 0 1 1 3 0 1, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ से 1, और ये वाली कितने आ जाएगी यहाँ से 6, और ये हमारी 0, यहाँ पे 1, ये आ गया। ए स्क्वायर निकाला, यहाँ पे n की वैल्यू जो है कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू 2 है, और a की वैल्यू हमने 3 ली है। अब इन ऑप्शन को साथ में चेक करो कि क्या कोई ऑप्शन इसकी हेल्प से डिस्कार्ड हो रहा है। देखो यहाँ पहले इस ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ 0 यहाँ 1 1 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालो, ए की पावर में n, यानी कि ए कितने 3 है, उसकी पावर n 2, तो ये एंट्री क्या बनेगी, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ 9 बनना चाहिए, बट हमारा आ रहा है 6, तो ये भी गया हमारे पास। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ n a आ रहा है, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट n और a की प्रोडक्ट 6,
ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार इसको टिक नहीं करेंगे। अब यहाँ इस ऑप्शन को देखो 1 और यहाँ पे n आ रहा है, n कितना है हमारे पास 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए डायगोनल पे, और यहाँ पे चलो 6 आ रहा है, पर डायगोनल पे हमारा 1 आ रहा है, तो ये भी गया यहाँ से ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी बोल रहा है कि 1 और यहाँ पे a आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 1 आएगा, ये तो कह रहा है, तो ये भी गया, तो इस वजह से ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन की वजह से हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे, 19th क्वेश्चन पे। अब यहाँ बोल रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास ये वाली, उसके बाद बोल रहा है कि ए की पावर 100 फाइंड आउट करो। तो हम इसको एक बार बेसिकली स्मॉल प्रोडक्ट, यानी एक बार ए की ए के साथ प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ए स्क्वायर कितना आता है हमारे पास। ठीक है, तो 0 1 1 0 0 1 1 0 ये आया हमारे पास। फर्स्ट रो की यहाँ करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स बनी वो आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, अब ये जो है ये इतनी आ रही है ए स्क्वायर, अब अपने को कितनी पावर चाहिए इसकी 100 ना, तो हम क्या करते हैं दोनों इसके ऊपर 50 पावर ले लेते हैं, यानी 50 पावर का मतलब समझ आना कि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से कितनी बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 50 टाइम्स किया, तो ये लिया, ये कितना बन जाएगा ए की पावर 100, तो ये भी कितना आएगा आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ए की पावर 100 किसके इक्वल आएगा आइडेंटिटी के, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ये बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देख लो क्या है इसमें ना, एक आइडेंटिटी याद रखना, कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, बस इस आइडेंटिटी का यूज़ होएगा यहाँ पे। इसमें पूछा कि ट्रेस बताओ ए का स्क्वायर के साथ, ए की स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस बताओ, तो अपने को ए स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ए यहाँ पे लिख देते हैं 2 बार, कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो इसकी जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितनी आती है, जब हम इसकी करेंगे तो यहाँ एंट्री बनेगी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये बन जाएगा आपका 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही जब हम सेकेंड रो के फर्स्ट के साथ करेंगे तो यहाँ भी देखना 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब जो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बताई वो यहाँ यूज़ करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी जो बताई है इसका यूज़ यहाँ करेंगे, तो डायगोनल पे यहाँ 1 1 आ जाएगा, बाकी यहाँ पे 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कोस हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पे -2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स सोल्व करने पे ये बनी। अब इसका ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो बस, तो कितना आएगा 1 + 1 2, तो इसका ट्रेस कितना बन जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आज के लिए हमारी ये असाइनमेंट कंप्लीट होती है। ठीक है, और अब ये जो असाइनमेंट कंप्लीट किया है, अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और एक असाइनमेंट और भी भेजी थी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, उसको भी सोल्व करना। ठीक है, अच्छे से, फिर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।